क्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ जुमला वर्ड का इस्तेमाल करना सही है? ये सवाल 27 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश के इल्जाम में जेल में बंद उमर खालिद के वकील से पूछा। तो आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में उमर खालिद की तरफ से दायर अपील पर सुनवाई चल रही है। इसमें उमर खालिद ने ट्रायल कोर्ट के जमानत न देने के फैसले को चुनौती दी है। लीगल न्यूज वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल के साथ मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस रजनीश भटनागर ने उमर खालिद के वकील त्रिदीप पेस से पूछा कि क्या भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जुमला शब्द का इस्तेमाल करना ठीक है। जस्टिस भटनागर ने उमर खालिद के भाषण में चंगा शब्द के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। इस पर त्रिदीप पेस ने कहा कि सरकार या सरकार की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करना कोई गुनाह नहीं है। तो दोस्तों, जस्टिस रजनीश भटनागर का उमर खालिद के वकील त्रिदीप पेस से ये पूछना कि क्या भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जुमला शब्द का इस्तेमाल करना ठीक है, ये अपने आप में मौजूदा सिस्टम की पोल खोलने के लिए काफी है। जिस दिल्ली हाई कोर्ट ने गोली मारो वाले बयान को हंसते हुए दिया गया बयान बताया था, उसी अदालत ने उमर खालिद की जमानत इस बात पर खारिज कर दी क्योंकि उसने मोदी के लिए जुमला कैसे कह दिया। माफ कीजिए, पर ऐसे ही फैसलों के चलते जज पर से लोगों का यकीन उठता जा रहा है। वैसे दिल्ली हाई कोर्ट को सबसे पहले अमित शाह को तलब करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए जुमला शब्द का इस्तेमाल किया था। सारी दुनिया जिस शख्स के तमाम जुमले जानती है, फिर भी उसे जुमलेबाज कहना लक्ष्मण रेखा को लांघना है। भारत में इंसाफ अब शायद ऐसे ही होगा। जज साहब के मुताबिक मोर के आंसुओं से मोरनी प्रेग्नेंट होगी और गाय को राष्ट्रीय पशु डिक्लेयर करने जैसे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स तो बिल्कुल लक्ष्मण रेखा के अंदर हैं। वैसे ज्यादातर क्रिटिक्स का कहना है कि मोदी जी देश की जनता के साथ 2014 से जुमलेबाजी कर रहे हैं। ये जज साहब के लिए नॉर्मल बात है, लेकिन एक आम आदमी उन्हें जुमलेबाज कह दे तो वो प्रधानमंत्री की गरिमा के खिलाफ है। दोस्तों, रेस्पेक्टेबल और जिम्मेदार पोस्ट पर बैठे लोगों को कभी कभी अकेले आईना भी देख लेना चाहिए। ज़मीर के लिए काफी फायदेमंद होता है। खैर, जज साहब के इस सवाल का जवाब मैं एक खबर से देना चाहूंगी, क्योंकि हो सकता है जज साहब मौजूदा इंडियन मीडिया पर खबरें देखने के शौकीन हो और इंटरनेशनल मीडिया में भारत के मुसलमानों को लेकर क्या खबरें दिखाई जा रही हैं उसमें उनका कोई इंटरेस्ट ना हो। खैर दोस्तों, आपको बता दूं कि मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी मेसूत ओजिल अपने एक ट्वीट के चलते एक बार फिर से सुर्खियों में है। ट्वीट है भारत में हो रहे वायलेंस की घटनाओं के मद्देनजर, और वो भारतीय मुसलमानों के लिए दुआ करने की बात कर रहे हैं। दरअसल दुनिया के मशहूर फुटबॉल प्लेयर मेसूत ओजिल ने 27 अप्रैल को रात करीब 9 बजे एक ट्वीट किया, यानी उसी दिन जिस दिन दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल के साथ मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस रजनीश भटनागर ने उमर खालिद के वकील त्रिदीप पेस से पूछा कि क्या भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जुमला शब्द का इस्तेमाल करना ठीक है। खैर, अहम बात यह है कि मशहूर फुटबॉल प्लेयर मेसूत ओजिल ने 27 अप्रैल को रात करीब 9 बजे किए गए अपने ट्वीट के साथ ही दिल्ली की जामा मस्जिद की एक तस्वीर भी पोस्ट करी। तो दोस्तों, उमर खालिद की दिल्ली हाईकोर्ट में हुई सुनवाई से लेकर मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी मेसूत ओजिल के भारत में मुसलमानों के ऊपर जुल्म और नाइंसाफी वाले ट्वीट से शुरू हुई सियासी गर्मी तक का पूरा तमाशा जानेंगे आगे वीडियो में। लेकिन उससे पहले जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं मशहूर फुटबॉल खिलाड़ी मेसूत ओजिल की।
जो अपने एक ट्वीट के चलते एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उनका ये ट्वीट है भारत में मुसलमानों के खिलाफ हो रहे वायलेंस की घटनाओं के मद्देनजर, और उन्होंने भारतीय मुसलमानों के लिए दुआ करने की बात करते हुए अपने ट्वीट में लिखा कि भारत में हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों की हिफाजत और भलाई के लिए लैलतुल कद्र की पाक रात के दौरान दुआ करते हुए आइए इस शर्मनाक हालात के बारे में जागरूकता फैलाते हैं। दुनिया के सो कॉल्ड सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में ह्यूमन राइट्स यानी मानवाधिकारों का क्या हो रहा है? दरअसल इस ट्वीट के जरिए मैसूद ने भारत में मुसलमानों के खराब हालात की ओर इशारा किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि उमर खालिद के साथ हो रहा है। दिल्ली में दंगा भड़काने वाला कपिल मिश्रा आजाद है और उमर खालिद जेल काट रहे हैं। वैसे मैसूद ओजिल अक्सर दुनिया भर में मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ बोलते रहते हैं। इससे पहले 2019 में मैसूद ने चीन में वीगर मुसलमानों पर हो रहे जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाई थी। फिलहाल इस ट्वीट को 22,000 से ज्यादा लाइक्स और 10,000 से ज्यादा बार रीट्वीट किया जा चुका है। रिएक्शंस की बात करें तो मैसूद के फेवर में ज्यादा कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। वहीं इंडियन ट्विटर यूजर के रिएक्शन उनके अगेंस्ट भी हैं। एक यूजर ने लिखा है, इसी वजह से तुम्हें आर्सेनल से बाहर निकाल दिया गया था, अपनी फुटबॉल की एक्टिविटीज पर ध्यान दो। वहीं एक ने लिखा, जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैकड़ों हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे थे उस वक्त तुम कहां थे? वहीं ज्यादातर यूजर्स ने भारतीय मुसलमानों के बारे में बात करने के लिए मैसूद की तारीफ करी। मैसूद के एक फैन ने उनके फुटबॉल मैदान में दुआ पढ़ते हुए एक तस्वीर भी शेयर करी है। वहीं एक भारतीय शख्स ने लिखा है कि जब पूरी दुनिया ने हमारा साथ छोड़ दिया, ऐसे वक्त में हमारे लिए बोलने के लिए आपका शुक्रिया। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि मैसूद ओजिल तुर्किश कुर्द ओरिजिन के हैं, लेकिन जर्मनी में परवरिश होने के चलते वो खुद को जर्मन मानते हैं। साल 2009 में उन्होंने फुटबॉल में जर्मनी के लिए डेब्यू किया और बेस्ट प्ले मेकर बने। 2010 वर्ल्ड कप, 2012 की यूरो कप में ओजिल ज्वाइंट रूप से टॉप असिस्ट प्रोवाइडर रहे। 2014 वर्ल्ड कप में उनका परफॉर्मेंस शानदार था। 2010 में उन्हें जर्मनी के प्रेस्टिजियस बॉम्बी अवार्ड से नवाजा गया था। वहीं 2018 के फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी के खराब परफॉर्मेंस के बाद उन्हें नस्लीय टिप्पणियों का सामना करना पड़ा। इसके कुछ ही वक्त बाद मैसूद की एक तस्वीर वायरल हुई जिसमें वो तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब अर्दोगान के साथ खड़े नजर आए थे। इस तस्वीर के सामने आने के बाद उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया गया, जिसके बाद मैसूद ने जर्मनी की नेशनल फुटबॉल टीम छोड़ने का फैसला लिया। फिलहाल अब वो तुर्की के लिए फुटबॉल खेलते हैं। यही नहीं, मैसूद की शादी की एक और तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें अर्दोगान उनके बेस्ट मैन बने दिखाई दिए थे। तो दोस्तों, अब वापस लौटते हैं भारत पर, जहां जज साहब को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए जुमले वर्ड का इस्तेमाल करना ठीक नहीं लग रहा है, या यूं कहें कि सरकार को क्रिटिसाइज करना क्राइम लग रहा है। खैर, उमर खालिद के वकील त्रिदीप पेस ने जज साहब से कहा है कि सरकार को क्रिटिसाइज करना अपराध नहीं हो सकता। ऊपा के आरोप के साथ 583 दिनों के जेल की कल्पना सरकार के खिलाफ बोलने वाले शख्स के लिए नहीं की गई थी। हम इतने इंटॉलरेंट नहीं हो सकते। इसके बाद जस्टिस भटनागर ने टिप्पणी करते हुए कहा, आलोचना की भी एक लिमिट होनी चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि इससे पहले सुनवाई के दौरान उमर खालिद के अमरावती में दिए भाषण का वीडियो चलाया गया था। खबर के मुताबिक सुनवाई कर रही बेंच ने भाषण का ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने के बाद पाया था कि भाषण पहली नजर में अनप्लेजेंट और एग्रेसिव है। इस पर उमर खालिद के वकील त्रिदीप ने कहा कि भाषण CAA के विरोध के रेफरेंस में दिया गया था और सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करे गए शार्प वर्ड्स को ऊपा के तहत क्राइम नहीं माना जा सकता है। लेकिन फिर भी सुनवाई के दौरान बेंच ने कहा कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर त्रिदीप पेस की दलीलों पर सवाल नहीं करती है। लेकिन इस मामले में मुद्दा यह है कि क्या भाषण ने दिल्ली में लोगों को दंगों में शामिल होने के लिए उकसाया था? वहीं बेंच के मेंबर जस्टिस मृदुल ने उमर खालिद के वकील से कहा, आजाद भाषण के बारे में आपके तर्क पर कोई सवाल नहीं हो सकता है। सवाल ये उठता है कि क्या उमर खालिद के भाषण और बाद के उनकी एक्टिविटीज से दंगे हुए थे? इस पर त्रिदीप पेस ने कहा कि उमर खालिद ने दंगों से कई हफ्ते पहले अमरावती में भाषण दिया था और वो दंगों के वक्त साइट पर मौजूद नहीं थे।
तो आपको बता दूं कि उमर खालिद पर ऊपा की धारा 13, 16, 17, 18, आर्म्स एक्ट की धारा 25 और 27, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने के तहत अधिनियम 1984 की धारा 3 और 4 के तहत आरोप हैं और उनको 13 सितंबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। तभी से वो जेल में हैं। बीती 24 मार्च को दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। खैर, दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद की जमानत की सुनवाई के दौरान उनके अमरावती के भाषण को जिस तरह पढ़ा है, उसे देखते हुए अब आपको लिखने बोलने में ये एहतियात बरतना पड़ेगा, जैसे कि इनकलाबी सलाम कतई ना करें। मतलब किसी सभा में स्पीकर का इंट्रोडक्शन ये कहकर ना दें कि जनाब फला अपने इनकलाबी ख्यालात पेश करेंगे। प्रधानमंत्री का जिक्र करते हुए सब चंगा सी जैसे हल्के अल्फाज ना बोलें। आखिर वो प्रधानमंत्री हैं। अलबत्ता प्रधानमंत्री होने के चलते वो किसी भी सभा में जो चाहें जैसा चाहें बोल सकते हैं। समझ गए ना? जैसे दीदी ओ दीदी। और अब हिंदुत्ववादियों के खिलाफ कुछ बोलने से पहले भी सोच लें कि उसे हिंदुओं के खिलाफ माना जा सकता है। मसलन अगर आपने हिंदुत्ववादियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जिस वक्त आपके पुरखे अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे वगैरह वगैरह, तो माना जाएगा कि आपने पूरे हिंदू कम्युनिटी को बुरा भला कहा है और किसी एक ही कम्युनिटी को, इस मामले में मुसलमानों को, अंग्रेजों से लड़ने का श्रेय दे रहे हैं। आपका ऐसा कहना डिफरेंट ग्रुप्स के बीच कम्युनल दंगे भड़काने की कोशिश माना जा सकता है। समाचार समाप्त हुए। जय हिंद, सत्यमेव जयते। अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।